हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है और इसमें हम देखेंगे पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी कि 1000 वर्षों के अंतर्गत कौन से परिवर्तन हुए हैं और पड़ताल का मतलब होता है जांच करना। क्या करना? जांच करना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना, खोज करना, उन पर रिसर्च करना, उसको बोलते हैं पड़ताल। अब देखिए, ये व्यक्ति को आप देखिए, गॉल जिसका मैंने गॉल किया है, इनको ध्यान से देखिए। ये क्या कर रहे हैं? एक किसी बुक से दूसरी बुक की पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं। और 6th क्लास में आपने पांडुलिपि के विषय में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि हम किसको पांडुलिपि कहते हैं। आइए इससे आगे भी चलेंगे और आगे हम बहुत सारी चीजों को गौर करके हम लोग एक एक करके इन सभी को आपका अच्छे से देखेंगे। अब एक थोड़ा सा मानचित्र आपके सामने है। आप कहेंगे ये पता नहीं कौन सा मानचित्र आपने बना के हमको दिखा दिया। तो मैंने नहीं दिखाया, ये आपकी बुक में है और आप इसको एक बार थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए बच्चों। फिर बहुत सारी चीजें जो हैं मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं और किस प्रकार है। ठीक है ना? चलिए देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, ये आपको दिखाई दिया। अब इस मैप को देखिए। कह रहे हैं कि 12वीं सदी में भूगोल वेत्ता अल इतरीस का बनाया हुआ दुनिया का नक्शा है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप समुद्र तक दिखाई देगा। अब आप मुझे बताइए, इसमें अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप को ढूंढना शुरू करें तो आपको हाथ नहीं नजर आएगा कि आखिर में भारतीय उपमहाद्वीप कहां है, क्योंकि ये 12th सेंचुरी में आपका बना हुआ मैप है। ठीक, मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालियो। अभी एक हमने देख लिया, दूसरे को हम आगे देखेंगे। और कह रहे हैं कि अरब भूगोल वेत्ता अल इतरीस 1154 में बनाया गया नक्शा है। यानी कि जो ये मैप आप लोग ये देख रहे हैं, इस मैप को कहां के बनाया है? अरब के भूगोल वेत्ता। अरब के जो लोग थे वो मौसम विज्ञान पर, भूगोल पर बड़ा काम करते थे। और उनका काम करने का कारण सिंपल एक था, क्योंकि जो अरब के लोग थे, वेनिस के लोग थे, यूनान के लोग थे, तो मध्य एशिया के लोग बेसिकली यूरोप में भी अपना ट्रेड करते थे और आपका भारतीय उपमहाद्वीप में भी ट्रेड करते थे। तो इनको मौसम और समुद्र की विशेष जानकारी का ज्ञान होगा। इसलिए आप देखेंगे मौसम संबंधी रिसर्चों में आपका अरब भूगोल वेत्ताओं का नाम आएगा। तो ध्यान रखना, कब बनाया था? तो 1154 में। जो नक्शा दिया गया था वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का हिस्सा था। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में फ्रांसीसी चित्रकार 1720 में। अब कह रहे हैं कि जो दूसरा मैप आप देखोगे वो एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इतरीस के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर में ढूंढते हैं। ठीक, श्रीलंका का प्रायद्वीप एक ऊपर उठा हुआ है। जगहों को क्या किया गया है? नाम इसमें है, अरबी में दिए गए हैं और कुछ जाने पहचाने नाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज। मानचित्र 2 में मानचित्र पहले मानचित्र के बनने से लगभग 600 वर्ष के बाद बना है। यानी कि जो पहला मानचित्र बना है उस पहले मानचित्र के बाद में लगभग 600 साल के बाद आपका दूसरा मानचित्र बनकर तैयार हुआ है। और इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। इससे विशेषकर तटीय इलाकों में बारीक ब्यौरे देकर आश्चर्य की बात यह है, यूरोप में नाविक और व्यापारी कैसे हैं? नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल करते थे। आया समझ में? क्या करते थे? समुद्री यात्री इसका नक्शे के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक उन्हें नक्शे का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? अभी देखिए, ये समय है आपका मध्यकाल का, मिडल एरिया का। तो इस समय लोगों को दिशा सूचक यंत्र, जिसको बोलते हैं आपका कंपास कहते हैं, वो अभी नहीं होगा, क्योंकि उसका जन्म यूरोप में होगा और यूरोप में होगा तो उनको दिशा निर्देश मिलेंगे। और आप देखेंगे कि 1400 से आपका 1500 के समय में जब आप देखें 1600 ईस्वी में, तो यूरोप की बहुत सारी कंपनी क्या है आपका पूर्व के देशों के साथ आपका ट्रेड करने के लिए आएंगी, व्यापार करने के लिए आएंगी। तो इस समय नक्शा बना रहे हैं ताकि हम लोग समुद्री यात्राएं आसानी से कर सकें, इसलिए मैप बन रहा है।
ठीक। और पहला मैप अनुभव के आधार पर तय होता था। आज हम सैटेलाइट से क्या कर सकते हैं, हम कहीं की भी आपकी मैपिंग कर सकते हैं, कोई भी हम सर्वे कर सकते हैं किसी प्रकार का, किससे, सैटेलाइट के माध्यम से। आज का विज्ञान और उस समय के विज्ञान में बहुत डिफरेंट था। क्लियर है। आइए हम सबसे पहले मानचित्र 2 को देखते हैं। अब ये भारत का आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आप देखिए, ये पूरा भारत है। अब आप कहेंगे सर भारत में तो ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा हमको, जो ये ऊपर बना होता है। बेसिकली आप क्या सोच रहे हैं कि ये वाला हिस्सा कहां बना हुआ है, ठीक, ये हमको नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको बेसिकली बता दूं बच्चों, ये उस समय का भारत है कि जब इसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारा आपका पूरा यानी कि साइबेरियन तक, आपका रशिया तक इसको एक मिला हुआ है। और स्पेशल हमें केवल पहचान जो पड़ती है भारत की, वो इस वजह से पड़ती है क्योंकि जो भारत की नीचे कंडीशन है वो आपका कैसी है, प्रायद्वीपीय है। और प्रायद्वीपीय होने की वजह से 3 ओर आपका जल से घिरा है। इधर अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, और आपका क्या है नीचे, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। इसलिए हमको ये पहचान दिखाई देती है। क्लियर है। ये बहुत पुराना मैप है। और कब बना है ये, 1720 में बनाया है। किसने, ध्यान दीजिए, एक फ्रांसीसी हुए हैं भूगोलवेत्ता या चित्रकार, जिन्होंने इस मैप को तैयार किया है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। तो अल इदरीस के द्वारा बनाया गया मैप और इस मैप में क्या अंतर है, आप खुद इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आप उनको स्वयं देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया आप लोगों ने। चलिए इसे देखेंगे, फिर इसके साथ ही हम लोग कहां बढ़ चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे नीचे की तरफ। अब देखिए क्या कह रहे हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और है कि एक दूसरे युग तक मानचित्र का अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। यानी कि एक युग, युग मतलब होता है एक समय, 100 साल का एक अवधि, एक शताब्दी को युग कहते हैं इस विषय में। तो जब आप 100 साल से दूसरे 100 साल में जाओगे तो जिस तरह से आज मैप हम लोग बना रहे हैं उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। क्लियर है। जो विज्ञान था, जिस साइंस के साथ चीजें थी, वो बहुत बदल गया है। इतिहासकार बीते युग को दस्तावेज, नक्शे और लेखों के अध्ययन करते हैं। उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हैं। और कह रहे हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल जो उनके पार्ट्स हैं उनको वो आपका ध्यान रखते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा आपका देखना है, इस पर हम लोगों को बात करनी है। इनको हमको गौर कर कर आपका एक एक चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखकर देखना है। अगला इसमें हम लोग आपका देखने वाले हैं नए और पुरानी शब्दावलियां। क्या देख रहे हैं, नए और पुरानी आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं उनको हम लोग गौर करके एक एक करके हम लोग आपका देख रहे हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं, कह रहे कि जो सूचना ट्रांसफर होती आई है, जो उनका मीडियम है, जो संदर्भ है, वो भी चेंज हुआ है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या हुआ होगा। यानी कि ऐसे में जो किसी चीज का अर्थ निकाला गया है भाषा का, वो भी तो बदला होगा। सोचिए, जब मैप बनाने का विज्ञान बदल गया, सूचना का जो आपका संदर्भ था वो आपका चेंज हो गया। क्लियर है। तो इसमें भाषाओं का क्या हुआ होगा ये जानना चाह रहा है। तो कह रहा है ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं। कह रहे हैं जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो कई तरह की क्या है, भाषाओं से मिलते हैं। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। और क्या हो रहा है कि जो समय है उन समय के साथ साथ कैसी हैं, बहुत आपका बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, आधुनिक फारसी विभिन्न है। यानी कि जो मध्य काल में जो फारसी भाषा लिखी गई है और मॉडर्न फारसी में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, चाहे उसके लिखने के पैटर्न को लेकर हो, चाहे उसके मीनिंग को लेकर, अर्थ को लेकर हो, चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन हो, बोलने का तरीका हो, ये सब चीजों में चेंज हुआ है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, यह समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी आई।
यानी कि आप केवल ये नहीं कह सकते कि जो उसका व्याकरण है, जो उसकी ग्रामर है, उसी में अंतर हुआ है, केवल उसी में चेंज हुआ है। नहीं, ये शब्दों में भी चेंज हुआ। उन शब्द चेंज हुए तो उस समय में किसी चीज का मीनिंग कुछ और था, वर्तमान में कुछ और हुआ, मध्यकाल में कुछ और रहा होगा। ये क्या हुआ कि समय के साथ जो अर्थ हैं उनके अर्थों में भी बहुत बड़े बदलाव हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के रूप में इससे अच्छा आप नहीं समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ा था कि हिंदुस्तान किस क्षेत्र के लिए आपका नाम बोला गया था। आइए, अब यहां बात होगी बेसिकली मध्यकालीन की, उस समय बात कर रहे थे प्राचीन काल की। तो छठी क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो अरब के लोग थे वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस, और इसलिए क्या हो गया, हमारा नाम इंडस हो गया, और वो इंडस का अभ्रंश रूप चेंज होकर इंडिया हो गया। तो अरब और वेनिस के जो लोग थे उस समय सिंधु नदी को पार कर, जो सिंधु का क्षेत्र, नदी का क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र को बोलते थे इंडस क्षेत्र, यानी कि सिंधु क्षेत्र वो आपका बोलते थे। वो समय बात थी आपका प्राचीन भारत की। अब हम हैं मध्य में, तो ध्यान देखना है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हिंदुस्तान शब्द से ही, ध्यान दें और इसको गौर करके पढ़ें। देखिए, आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। देखिए, 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिनाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय मतलब अभिप्राय, यानी कि जब 13वीं शताब्दी में मिनाज और सिराज आपसे यह कह रहा था कि मेरे लिए हिंदुस्तान कौन कौन सा हिस्सा है, आशय का मतलब है वो किस क्षेत्र को आपका इंडिकेट कर रहा था। तो वो सिंपल कह रहा था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जो स्थित इलाके हैं उसके लिए वो हिंदुस्तान था। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं मेनली बात करूं तो उसकी नजर में आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ क्षेत्र, यानी कि सारा बंगाल, उसकी नजर में वो हिंदुस्तान था, ना कि जिस वर्तमान हिंदुस्तान को हम देखते हैं वो। तो यहां अभी केवल वैचारिक आधार पर चीजें हैं, वैसा कोई वो नहीं है, सिंपल जिस आधार पर वो आपको बताना चाह रहा है। ठीक, इस शब्द का राजनीतिक अर्थ के इलाकों में इस्तेमाल किया जाने लगा। दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में क्षेत्र में था। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, यानी कि जैसे ही दिल्ली के सुल्तान का क्षेत्र बढ़ा तो वैसे ही क्या हो गया, इस जो शब्द है, इस शब्द का के अंतर भी जो आने वाले राज्य हैं वो भी आपका इसमें बढ़ते चले गए। जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली आपके सल्तनत के अंदर आया तो हिंदुस्तान जो पहले केवल उत्तर प्रदेश तक था वो शिफ्ट होकर मध्य प्रदेश तक चला गया, यानी कि जहां तक दिल्ली सल्तनत बढ़ी वहां तक हिंदुस्तान गया। ये मैं नहीं कह रहा, मिनाज ए सिराज कह रहे हैं जो पारसी विद्वान हैं, और ये किसके साथ आए थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ढूंढ के निकालना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी में। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ, ध्यान रखना। क्या नहीं हुआ, हिंदुस्तान शब्द में कभी भी नॉर्थ साउथ इंडिया को इसमें समाया नहीं गया, यानी कि वो उसका हिस्सा नहीं माना गया। ठीक, इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप, अब देखिए बाबर है, बाबर जब भारत आया तो उसे भारत से प्यार हो गया। यहाँ की भारत की संस्कृति, यहाँ का भूगोल देख के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो आपका रहता था वहां गर्मी गर्मी लगती थी। अब यहाँ सर्दी, गर्मी, सारे मौसम यहाँ उसको मिल रहे थे। उसने यहाँ के भूगोल के विषय में लिखा। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की महत्वपूर्ण संस्कृति का वर्णन किया कि यहाँ के उपमहाद्वीप के लोग, अगर उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं तो फिर तो पूरा आपका प्राय पेनिसुलर इंडिया, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, तो उसने दोनों भारत को आपका समाहित बना के पूरा हिंदुस्तान बना दिया। और उसने यहाँ के भूगोल के विषय में लिखा, यहाँ के पशु पक्षियों के विषय में लिखा, यहाँ की ज्योग्राफी के विषय में लिखा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पीन, रहन सहन, इन सब विषय में उसने लिखा। और यह 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किए गए हिंद के कुछ ही समान था। देखिए 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो एक आपके कवि हुए हैं, यूपी में एटा में इनका जन्म स्थान आपका माना जाता है,
और कव्वाली जो हम गाते हैं, कव्वाली के जन्मदाता हैं, और तबले के भी क्या हैं, ये जन्मदाता हैं। कौन? अमीर खुसरो। ठीक, इन्होंने क्या किया, हिंद से कुछ मिलता जुलता था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक साधक के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्दों से वे राजनीतिक व राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ते थे। यानी कि आप भौगोलिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में जिस तरह से जो पहचान दे रहे थे हिंदुस्तान की, उसे आप राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में नहीं जोड़ पा रहे थे, जो हम आज जोड़ते हैं। अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक रूप, रंग, खाना पीना, रहन सहन, बोल चाल, रीति रिवाज सब आपका समाहित होता है। लेकिन उस समय केवल ज्योग्राफिकल भाषा में समाहित हो रहा था, ना कि पॉलिटिकल और आपका कल्चरल रूप से या नेशनलिज्म के रूप में शिफ्ट हो रहा था। ठीक, तो इसलिए इतने सब पर आप पे विशेष गौर करने की जरूरत है। जितना पढ़ा है इसको देखने की आवश्यकता है, इसको देख लीजिए। कुछ समझ नहीं आता है, आगे बढ़ेंगे, गौर करके एक एक करके हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देख लिया? यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए ध्यान दीजिए, बहुत पार्ट है ऊपर वाला, देख लीजिए इसको। देख लिया इतना आपने? तो बहुत कुछ आपको इसमें आज सीखने के लिए मिला होगा। बहुत सारी चीजें आपको, भारत का क्या शब्द है, वास्तविक क्या स्रोत है, क्या मीनिंग है, इस चीज की जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल गई होगी। देखिए, आप क्लास 6 को भी अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, तो ये बारीक चीजें आपके लिए बड़े काम आने वाली हैं। जो आपके पास में बड़े बड़े लोग होंगे, आपके माता पिता या बड़े बहन भाई, उनको भी इतनी बारीकी नहीं पता होगी, और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे पहलुओं को हम लोग इसमें सीखते हुए, आपका पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इनका चलते हैं। इतिहास भी शब्दों का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये कह रहे हैं जो इतिहासकार हैं और जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते समय इतिहासकार को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों में कुछ अलग ही अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। देखिए, आज के समय में हम लोग विदेशी किसको कहते हैं, ये सिंपल मीनिंग समझेगा कि विदेशी के अर्थ बदले कैसे हैं। तो आज के समय में अगर आप किसी को विदेशी कहेंगे, यानी कि जो व्यक्ति हमारे देश का ना हो, किसी दूसरे देश का, हम उसको विदेशी कह देते हैं। लेकिन प्राचीन समय में अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज का नहीं है, हमारी संस्कृति का नहीं है, हमारे गांव का नहीं है, हम उसको विदेशी कहते थे। तो मध्यकाल में विदेशी और वर्तमान में विदेशी बड़ा डिफरेंट है। ये शब्द है, देखिए शब्दों का मीनिंग चेंज हो गया नहीं, यानी कि समाज और संस्कृति का अलग हो जाए तो वो विदेशी हो जाएगा। इस समय, तो ये समय है, इस समय के टाइम पीरियड में हम लोग बात करें, यानी कि समाज और संस्कृति को उसको विदेशी कहलाता था। ठीक, चलिए, तो इतना समझ आया? चलिए, तो इतना आपने इसको गौर करके देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं आपका? परदेशी, मतलब जो दूसरे देश जगह से आया उसको परदेशी, और फारसी में क्या बोलते हैं? अजनबी।
यानी कि जिसको आप जानते नहीं हो वो क्या है, अजनबी है। ठीक, अब देखिए हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी, दोनों शब्दों का मीनिंग देखिए, यानी कि कहने का तात्पर्य एक ही है, लेकिन शब्दों का जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, आपका बदल रहा है, और ये शब्दों का अर्थ बदलने की वजह से क्या है, चीजें अलग हो रही है। आइए आगे देख रहे हैं इस पर। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी हो सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नगर में रह रहा है तो उसके लिए वन में रहने वाला व्यक्ति विदेशी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अलग समाज अलग संस्कृति का है। किंतु एक ही गांव में रहने वाला दो किसान अलग अलग धर्म, जाति, परंपराओं के जुड़े होने के बाद भी वो विदेशी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक ही गांव के हैं, भले ही संस्कृति धर्म अलग है। ठीक, तो हर जगह अर्थ, मीनिंग, कहानी चेंज हो रही है, तो चेंज होगा तो उनका व्याख्यान चेंज होगा, व्याख्यान चेंज होगा तो लिखित चेंज होगा, तो लिखित चेंज होगा तो मीनिंग बदलेंगे, और मीनिंग बदलेंगे तो सारे अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ बदल जाएगा तो चीजें इतिहास में कुछ बदल भी सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है और इसको समझने का प्रयत्न करना है कि आखिर में जो बदलाव होते हैं वो शब्दों के मीनिंग और समय के साथ आपका चीजों में होने वाले परिवर्तन को ही झलकाते हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा, गौर करके बताइए मुझे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज या प्रवृत्ति है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा था, गुप्त काल के विषय में पढ़ा, और हर्षवर्धन दोनों जो शासक थे उनके विषय में गौर करके हमने पढ़ा। और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी की जो 1000 वर्षों के दौरान जो आपकी घटना हुई है, देखिए लगभग 1000 का समय है, यानी कि 700 से लेकर 1750, यानी कि कुल मिलाकर 1050 साल हो रहे हैं, तो आप इसको 1000 साल मान लीजिए। इन 1000 साल के विषय में जो आपके लगभग जो 1000 साल हैं, इन 1000 साल का जो परिवर्तन है, यानी कि 700 से और आपका 1750 का जो चेंजेस है, इन 1000 साल के विषय का हम लोग परिवर्तन करेंगे, इनकी जांच पड़ताल करेंगे, और इनके विषय में हम लोग जो है गौर करके एक एक करके हम लोग आपका देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा अतीत सेकंड जो बुक है 700 से लेके 1750 के बीच का जो इतिहास का समय पीरियड है उसमें पढ़ लेंगे। शब्दों के मीनिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, अर्थ क्या चेंज हो रहे हैं, इनके विषय में हम लोग आप क्रमतः पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं लास्ट आपको फिर 30 से 40 सेकंड देता हूं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देख लिया बच्चों, पढ़ लिया आप लोगों ने? तो बेसिकली तो हम कहां की बात कर रहे हैं, किस आपका टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? तो हम 700 से लेकर 1750 के बीच के समय का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, और बेसिकली इस समय को इतिहास में हम आपका मध्यकालीन दौर में और कुछ उत्तरवर्ती मुगल के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग वर्तमान इतिहास को पढ़ोगे आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आप लोग ग्रेजुएशन में आफ्टर 12 के बाद, तो इस तरह से आपका कुछ डिवीजन हो जाएगा, मध्यकालीन भारत और उत्तरवर्ती मुगल के रूप में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनको आप बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि जब आप इतिहास को पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो कुछ ऐसे स्रोत चीजें मिलेंगी जो सेम पिछले समय में थी और वर्तमान में भी वैसी ही चली आ रही हैं, यानी कि जो 1000 साल पहले थी और सेम इसमें भी है, ऐसा ही है, मतलब नो चेंज, कोई खास बदलाव उनमें नजर नहीं आएगा। इतिहास के काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलाओं,
शिलालेखों यानी कि भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि यही चीज ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका डिपेंडेंट रहते हैं कि हमको कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाए इन चीजों को जानने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए। पर कुछ बातें पहले से भिन्न भी हैं, कह रहे कुछ अलग भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आसानी के रूप में बढ़ गई है। यानी कि यहाँ पर लिखित एविडेंस हमारे पास सामग्री बहुत है और डाइवर्सिटी भी आपको मिलेगी, विविधता। क्लियर है? वो विविधता को हम देखेंगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को एक दूसरे प्रकाश स्रोत में इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर क्या हो उपलब्ध होने लगा। तो लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत यानी शासकों की कहानी, संतों के लेखन यानी कि संतों ने किस प्रकार के भाषण, उपदेश या धार्मिक चीजों के विषय में बताया, उसको लिखा। तथा उपदेश कौन देता है? संत महात्मा। अर्जी, लोगों की रिक्वेस्ट, अदालतों के दस्तावेज, कैसे कानून थे, हिसाब और कर आदि के खाते तैयार हुए। क्लियर है? जब कागज मिलने लगा तो उन पर लिखन का भी शुरू हो गया। चाहे वो कोई भी किसी के विषय में लिख रहा हो, बाहर लिखने लगा। लिखने में इसका प्रयोग करने लगे धनी व्यक्ति, शासक जन मठ, मंदिर, पांडुलिपि एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय में, अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों को दस्तावेज में इतिहासकार बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक और आपका नकलवासी हाथों से पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनने थे। अगर अपने किसी मित्र के कार्य की नकल उतारते हैं तो आप जानेंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि यह क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके मित्र में लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है। यानी कि सिंपल कह रहे हैं, आप काम करने के लिए अपने दोस्त की कॉपी लेके आए कि आज मेरे को सुबह, आप देखिए आज स्कूल में है, अब आपके टीचर ने बोल दिया कि मंडे को आपकी कॉपी चेक होनी है, तो आपको काम करना है। और काम करना है तो आपने अपने दोस्त की एक नोटबुक उधार ले ली कि मैं आपकी बुक से सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा। अब आप करेंगे तो उसका कोई चीज आपको समझ नहीं आया, आपने अंदाजा लगाकर कुछ लिख लिया कि शायद इस शब्द का मतलब ये होगा। अब इससे क्या हो गया कि आपके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसमें बड़े महत्वपूर्ण चेंज आ गए। उसके अंतर जो मीनिंग था वो चेंज हो गया। अब कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण अंतर आ जाते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी, कह रहे जो पांडुलिपि की आपकी प्रतिलिपि बनती थी उसके बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। और कह रहे जब कोई एक चीज की दूसरी कॉपी करते थे ना, तो वहां अगर कोई चीज समझ नहीं आती थी ना, तो राइटर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया करता था। और प्रतिलिपि बनाते समय कोई लिपिक, मतलब जो लिखते हैं, छोटे मोटे फेरबदल कर चलते थे। यानी कि छोटा मोटा अपनी मर्जी से, जैसे उन्हें लगा कि ये बदलाव कुछ आपका कर देना चाहिए, तो वो छोटे मोटे बदलाव अपनी मर्जी से कर चलते थे। कहीं कोई शब्द या कोई कहीं वाक्य, सदी के प्रतिलिपियों में प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक यही मूल ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपि एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिलती हैं, हमें बाद में लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर लागू तरह का निर्भर रहना पड़ा। इसलिए इस बात का अंदाजा लगने लगा कि मूलतः लेखक ने क्या किया था। इतिहासकार को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ा। और कैसे हैं? इतिहासकार को एक में ही बहुत सारी प्रतिलिपि ऐसी हैं जिनका उनको अध्ययन करना पड़ा। अब एक व्यक्ति है, देख लीजिए, जो शुरू में दिखाया था, इस तरह से बैठकर वो कुछ क्या है आपका लिपि बना रहे हैं, किसी का नोट कर रहे हैं, किसी को आपका नोट करके देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक, पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
एक लघु चित्रकार की प्रकृति इसमें दिया गई है, कैसे कि एक लीपक मतलब जो लिखते हैं, लीपक हम लिखित बोलते हैं। आज की तारीख में सारे काम तो देखिए आप कंप्यूटर और आपके लैपटॉप के हेल्प से होते हैं। उस समय तो लीपक अपने हाथ से ही लिखते थे और उनकी प्रतिलिपि जो थी वो आपके तैयार करते थे। ठीक, आइए देखते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत मतलब जो उसकी यात्रा की जो बाकी चीजों की जो कहानी है, स्मृति है, उसमें संशोधन यानी कि रिफॉर्म करता रहता था। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद लिखा, यानी कि 58 में, और कह रहे हैं कि दोनों में काफी अंतर था, एक ही विषय में लिखा था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालय में कहीं दबे पड़े थे, यानी कि शुरू में इनको इनका ज्ञान नहीं था। और ये चीजें क्या थी, कहीं आपकी शुरुआत के तौर पर आपका अब देखिए, ये थोड़ा सी इमेज आपके सामने है, इसको गौर करके देखिएगा एक बार। अब मुझे बताइए किसका चित्र है। आप इस पे गौर करके बताइए कि ये किसका चित्र है। चलिए देख लिया आप लोगों ने। आइए तो एक बार जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें। कुछ पूछना है इसमें, कुछ देखना है, मैप, नक्शा, कहानी इत्यादि में किसी का कोई भी कंफ्यूजन है, किसी का डाउट है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं बच्चों। देख लिया आप लोगों ने। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जितना हमने पढ़ा है आप इसको गौर कर घर से जाके इसको पढ़ के आइए, रिवीजन करिए। और कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आती तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।